निकाय चुनाव के रण में आरक्षण सूची जारी होने के बाद कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हो गया है, तो दूसरी तरफ अब तमाम सियासी दल अपने अपने प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट तैयार करने में जुट गए और उस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं तमाम दल, जिससे शहर की सरकार में फाइट दमदार हो सके। बीजेपी की रणनीति निकाय चुनाव में हर वर्ग को मौका देने की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की नजर ओबीसी और दलित वोट बैंक पर है। बीजेपी इस बार मुस्लिम प्रत्याशियों पर भी दांव लगाने की तैयारी में है, तो समाजवादी पार्टी का केवल जिताऊ उम्मीदवार पर ही फोकस है। बीजेपी बूथ स्तर पर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है, तो अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरने की नसीहत दी है। बीजेपी निकाय चुनाव में भी विकास के मुद्दे को भिनाने की तैयारी में है। तो वही माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी नेताजी के नाम पर फिर से चुनावी मैदान में उतर सकती है। बीजेपी का फोकस महिला और युवाओं पर है, लेकिन एसपी जाति की राजनीति को हवा देने की तैयारी कर रही है। शहर की सरकार के लिए इस बार तैयारी दमदार है। वक्त से पहले सर्वे और बिना देरी किए ओबीसी आरक्षण लिस्ट जारी उस रफ्तार को दर्शाता है कि जल्द ही चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हो गया है। नई आरक्षण सूची से कई सीटों के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। पुराने आरक्षण के लिहाज से निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई दिग्गज उम्मीदवार और नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। हालांकि सीटों के आरक्षण पर आपत्ति के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन बदले समीकरण से राजनेताओं की चिंता बढ़ गई है। आरक्षण में बदलाव से कई दिग्गज नेता दौड़ से बाहर। सबसे ज्यादा बीजेपी के दावेदारों को निराशा हाथ लगी। सहारनपुर की मेयर सीट महिला से ओबीसी के लिए रिजर्व। इमरान मसूद की पत्नी का मेयर पद से चुनाव लड़ने पर ग्रहण। प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल की पत्नी की दावेदारी मजबूत। अब सियासी दलों के लिए नए समीकरण के साथ नई रणनीति बनाने की चुनौती है। हालांकि जिन प्रत्याशियों के नाम पर अंदर खाने मोहर लग गई थी, अब आरक्षण में बदलाव के बाद फिर से लिस्ट तैयार करनी होगी, जिसके लिए बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी में मंथन चल रहा है। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में हर वर्ग के प्रत्याशी को मौका मिलेगा, लेकिन ओबीसी पर अब भी जंग जारी है। भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार थी। सपा साजिश की थी कि भाजपा पर यह आरोप लगाया जाए कि भाजपा जो है पिछड़ों का 27% आरक्षण नहीं देना चाहती है, लेकिन हम 27% आरक्षण देते हुए और उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव की तैयारी शुरू कर दिए हैं। और जिनका जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण का, वो आरक्षण का अधिकार भी देंगे। और जो अनारक्षित क्षेत्र है, अनारक्षित माने वो अनारक्षित आरक्षित नहीं है, उसमें भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो उनको भी लड़ाएंगे। दिसंबर 2022 में निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण लिस्ट को लेकर बवाल मचा था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। अब नई प्रक्रिया के तहत चुनाव होना है। 760 में पहले 205 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी। इस बार भी 205 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई। नई सूची में एससी, एसटी और महिला आरक्षण को फायदा। अनुसूचित जाति की 8, अनुसूचित जनजाति की 1 सीट बढ़ी। एससी के लिए पहले 102 सीटें, इस बार 110 सीटें आरक्षित। एसटी की पहले 1 सीट, अब 2 सीटें आरक्षित की गई। महिलाओं के लिए पहले 255 सीट, अब बढ़कर 288 सीट हुई। इस तरह से महिलाओं के लिए 33 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये कि निकाय चुनाव में इस बार नारी शक्ति पर भी फोकस किया गया है। हालांकि निकाय के लिए आरक्षण के रण में विपक्ष अब भी चौकस है। चुनाव छोटा हो या बड़ा, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव को पूरी गंभीरता से और पूरे दमखम से चुनाव लड़ती है। और आप देखिएगा, पूर्व की भांति एक तरफा प्रदेश की जनता का समर्थन और सभी निकायों पे कमल का फूल खिलेगा। उनका सवाल क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर जनता जरूर जवाब देगी। इस चुनाव में आप देखिएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के आरक्षण की लंबी लड़ाई को लड़ा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण की सूची को जारी कर दिया है।
समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आरक्षण की सूची से पूर्णतः सहमत नहीं है। पिछड़ों को जो हक मिलना चाहिए था वो इस सूची में भी मिलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेगी। पिछड़ों के छात्र, नौजवान, दलित, अल्पसंख्यकों का आह्वान करेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण विरोधी है, जो छात्र, नौजवान, किसान विरोधी है, इस सरकार को इस निकाय चुनाव में हराने का काम करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का है, क्योंकि निकाय वो चुनाव है जो 2024 की दशा और दिशा तय करेगा। यानी कि शहर में सरकार बन गई तो ओबीसी से लेकर दलित और महिला वोट बैंक का गुणागणित भी साफ हो जाएगा और उस तस्वीर से भी पर्दा उठ जाएगा जिसमें समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी दलित और ओबीसी वोट बैंक पर कब्जा जमाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तमाम राजनीतिक दल तैयार हो रहे हैं। बीजेपी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन नजर 2024 पर टिकी हुई है निकाय चुनाव के बहाने की, क्योंकि यही वो चुनाव है जिसमें ओबीसी, दलित और खास वर्ग के वोट बैंक का नंबर गेम पता चल सकेगा। आपको संकेत मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि अब सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में चुनावी व्यू सजा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में भी आप गहमा गहमी देख सकते हैं। ये नजारा है भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय का और यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी हैं सुभाष यदुवंश जी। सुभाष जी, समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर आरोप अब भी वही लगा रही है कि ओबीसी को आप लोग दरकिनार कर रहे हैं, आरक्षण पर सवाल उठा रही है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के लिए तैयार हैं। क्या समाजवादी पार्टी चुनौती देती नजर आएगी? समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पिछड़ों की बात करते हैं। ये लोग क्या पिछड़े, इनके पिछड़े की पर्यायवाची इनका परिवार है, जिसमें इनके घर के 57 नेता है। इन्हीं को खाली ये पिछड़ा मानते हैं। 5 करोड़ की फरारी गाड़ियों में लखनऊ की सड़कों पर घूमने वाले लोग पिछड़े की बात करेंगे। जिलों में सारा माहौल माननीय मोदी जी और योगी जी के पक्ष में है। जो हमारा काम बोल रहा है, हमारा एक एक मतदाता जो है वो हमारा लिए वोट मांग रहा है। और समय होता था हम लोग मतदाताओं से समर्थन मांगते थे, अब मतदाता उल्टे हमारे पार्टी के नेताओं से कहता है कि कहाँ हो आप लोग, हम वोट देने के लिए तैयार हैं। ये अंतर है। बिल्कुल प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है, और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है मोदी जी का और योगी जी का जो काम किया है, जो उन्होंने सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है, काम हो रहा है। अगर सारी जनता का समर्थन मिल रहा है, इसका मतलब है कि उनके पक्ष झुग्गी से लेके और ऊपर तक हर व्यक्ति का ख्याल रखा जा रहा है। लगातार नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है और वो सपना साकार हो रहा है, जिसमें मोदी जी ने कहा था 2014 में कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। तो मैं ये देश की जनता ने हमें बराबर अपना प्रणाम दिया है और 2014 से लगातार हम सरकार में हैं और लगातार विकास हो रहा है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी और लेडी डॉन शाइस्ता परवीन का पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि इस बार बीएसपी से शाइस्ता को झटका लग चुका है। दरअसल शाइस्ता का बीएसपी से टिकट कट गया है, ये लगभग तय है। इनामी शाइस्ता से बीएसपी ने अब दूरी बना ली है। आरोप लगने के बाद शाइस्ता के खिलाफ ये फैसला लिया गया। अब माफिया की पत्नी को बीएसपी निकाय चुनाव में टिकट नहीं देगी और साथ ही जल्द ही शाइस्ता परवीन को बीएसपी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मायावती खुद शाइस्ता पर बयान जारी कर सकती हैं और बीएसपी का ये स्टैंड अतीक को सजा मिलने के बाद क्लियर हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेडी डॉन शाइस्ता का पॉलिटिकल करियर मिट्टी में मिल रहा है। माफिया अतीक को उम्र कैद की सजा और उमेश पाल मर्डर केस में फरार शाइस्ता से अब बीएसपी पल्ला झाड़ने के मूड में है, क्योंकि मायावती माफिया फैमिली को समर्थन देकर निकाय चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव में नुकसान नहीं उठाना चाहती। जानकारी है कि शाइस्ता का कट सकता है मेयर का टिकट। शाइस्ता की जगह बीएसपी से किसी और को मौका। अतीक को सजा मिलने के बाद शाइस्ता पर गाज। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है शाइस्ता। 3 अप्रैल को बीएसपी करेगी औपचारिक ऐलान।
25,000 की इनामी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है। अतीक साबरमती से आया और उम्र कैद की सजा लेकर वापस भी चला गया, लेकिन शाइस्ता परवीन सामने नहीं आई। बीएसपी भी शाइस्ता के इंतजार में थी, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन अब जब शाइस्ता को टिकट कटने की खबर होगी तो डबल झटका लगने वाला है। उमेश पाल शूट आउट के बाद माफिया अतीक अहमद की फैमिली को एक और बड़ा झटका लगा है। बीएसपी अब शाइस्ता परवीन को मेयर पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी। हालांकि 5 जनवरी 2023 को जब शाइस्ता अपने बेटे असद के साथ पार्टी ज्वाइन की थी तो इस बात के संकेत बीएसपी ने दिए थे कि शाइस्ता को वो चुनाव लड़ा सकती है, और इसके बाद शाइस्ता ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। शाइस्ता के कई वीडियो भी आए थे जिसमें कि वो चुनाव प्रचार करती हुई दिखी थी, लेकिन 24 फरवरी को जब उमेश पाल शूट आउट कांड हुआ उसके बाद से शाइस्ता फरार है और शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित है। हालांकि बीएसपी ने अभी तक शाइस्ता को पार्टी से निकाला नहीं है। अतीक एंड फैमिली में फिलहाल शाइस्ता ही राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव थी, लेकिन मेयर का टिकट कटने के बाद उसका पॉलिटिकल करियर भी दांव पर लग गया है, क्योंकि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। अतीक अहमद हो चाहे कोई भी अपराधी हो, बहुजन समाज पार्टी अपराधियों के साथ नहीं रहती है। माननीय बहन जी ने अपने सरकार में अपने ही सांसद को अपने आवास पर बुला करके गिरफ्तारी कराने का काम किया है। आज बहुत अपराधी हैं, जिस भी अपराधी जो भी अपराधी है उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई थी और जब वो शामिल हुई थी तब उनके ऊपर कोई भी एक मुकदमा नहीं था, कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। तब वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई थी और प्रत्याशी बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक एंड फैमिली के ज्यादातर सदस्य जांच के दायरे में हैं, तो बेटे असद पर 2.5 लाख का और शाइस्ता पर 25,000 का इनाम है। शाइस्ता पर आरोप है कि उसने शूट आउट से पहले शूटर साबिर से मीटिंग की थी और पूरे प्लान को अंजाम देने तक नजर बनाए हुए थी, और जब मर्डर केस में उसका नाम सामने आया तो वो घर छोड़कर फरार हो गयी। और इसी वजह से मायावती अब शाइस्ता के खिलाफ पॉलिटिकल एक्शन की तैयारी में है। दरअसल जिस चुनावी फायदे के लिए बीएसपी ने शाइस्ता परवीन को अपने पाले में किया था, ये जानते हुए कि वो माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, वो दांव मायावती पर ही उल्टा पड़ गया। लेकिन वक्त से पहले अगर बीएसपी ने शाइस्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो आने वाले चुनाव में परिणाम कुछ और होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको अतीक अहमद का पॉलिटिकल कनेक्शन भी जान लेना चाहिए। कैसे माफिया से राजनेता बना अतीक अहमद। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बना, 99 में प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। 2003 में मुलायम सिंह सरकार में समाजवादी पार्टी में वापसी हुई। 2012 में अपना दल से विधायकी लड़ा और हार गया। 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और हार गया। तो वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता फिलहाल बीएसपी में है और बीएसपी से प्रयागराज मेयर चुनाव के लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन फिलहाल वो फरार चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष आरके विश्वकर्मा को राज्य सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी बनाया है। उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। 2 महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले आरके विश्वकर्मा साल 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। भर्ती बोर्ड के अलावा उनके पास डीजी ईओडब्ल्यू के पद की जिम्मेदारी भी थी। मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले आरके विश्वकर्मा 2017 से पहले आईजी कानून व्यवस्था के पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। आईपीएस डीएस चौहान के रिटायरमेंट के बाद आरके विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने चार्ज संभालने के बाद कहा कि माफिया के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उसके बाद मेरा ये भी फोकस रहेगा कि हम जितने माफिया हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका वैसे तो बहुत हैं भी नहीं, इस प्रदेश में कमी है और कम बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनका कंप्यूटर डेटाबेस बना के क्लाउड पर रख के उनकी खोपड़ी पे कितने बाल हैं, उनके रिश्तेदार कौन हैं, उनके हाइड आउट्स कौन हैं, एक एक प्रोफाइल जितना डिटेल हम रख सकते हैं हर एक का रखें। और अभी तक जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इनको बिल्कुल औकात पर रखा गया है, उसी तरह से उसको आगे बढ़ाते हुए
और जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और माफियाज हैं, इनको दुरुस्त किया जाएगा। साथ में मुझे ये कहते हुए हमेशा बहुत गर्व होता है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश पुलिस के पास इस समय वर्ल्ड की टॉप क्लास मोस्ट मॉडर्न 112 सुविधा है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। और मेरा दुनिया में सबका, टोक्यो पुलिस का, न्यूयॉर्क पुलिस का, लॉस एंजलिस पुलिस का, इजरायली पुलिस का। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से लाख टके का सवाल पूछा है। सवाल सरकारी पैसे पर मजहबी शिक्षा को लेकर है और सवालों में है मदरसे। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर सरकारी फंड से मजहबी शिक्षा कैसे दी जा रही है। सवाल यह है कि यूपी सरकार इस सवाल का जवाब क्या देने वाली है। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। ऐसे में कल से आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। कई चीजों के दाम महंगे हो जाएंगे और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आपको बताते हैं 1 अप्रैल से कौन कौन सी वो चीजें हैं जो महंगी होने वाली हैं और सस्ता क्या होने वाला है, ये भी बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, एलईडी टीवी, कपड़ा, मोबाइल फोन, खिलौना, कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक कारें, हीरे के गहने और साइकिल सस्ती होने वाली हैं, क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट्स पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी को आम बजट 2023 में घटाने का ऐलान किया था। और क्या क्या महंगा हो जाएगा, अब ये भी आप जान लीजिए। यूपीआई से लेन देन, सिगरेट खरीदना, चांदी के सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। इसके अलावा यहां पर आपको यह भी बता दें कि जिन प्रोडक्ट्स की कस्टम ड्यूटी में इजाफा होता है वो सामान महंगे हो जाते हैं और ये सारे वही सामान हैं जिनकी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। 1 अप्रैल से आपके और हमारे जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। हम आपको बताते हैं क्या क्या बदलने जा रहा है। घटेगा आयात शुल्क। बजट सत्र के दौरान जितनी भी घोषणाएं सरकार ने की हैं, सभी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, मोबाइल कैमरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आयात शुल्क घटने जा रहा है, यानी कि 1 अप्रैल से ये चीजें सस्ती होने जा रही हैं। आयात शुल्क बढ़ेगा। 1 अप्रैल से कुछ चीजों पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने जा रही है। इनमें सिगरेट, शराब, किचन चिमनी, सोना, चांदी, प्लेटिनम, एक्सरे मशीन शामिल है, जो 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी। 30 टोल टैक्स महंगे। 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, जिसके चलते 1 अप्रैल से आपको बढ़ा हुआ टोल टैक्स देना होगा। सभी एनएचआई के टोल प्लाजाओं पर दाम बढ़ जाएंगे, यानी अब जेब पर भार पड़ेगा। आपको बता दे, तस्वीरें देखेंगे, ये छिजारसी टोल प्लाजा है और आज रात से 12 बजे से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी, यानी जो बढ़ा हुआ टैक्स है वो देना होगा। 4 से 4.5% तक का टोल प्लाजा बढ़ा दिया गया है। और अगर बात करें तो इस समय हम छिजारसी टोल प्लाजा पर है। यहाँ पर जो कार और वाहन है वो अब तक 155 रुपए दिया करते थे, तो 165 देना होगा। इसी तरीके से 6 टायरा, 10 टायरा, 12 टायरा जो ट्रक है उनके दामों में भी बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ोतरी 4 से 4.5% तक है। बात कर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।